कभी सोचा है एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो इतना शानदार और दौलतमंद था कि दुनिया भर से लोग उसे देखने आते थे। एक ऐसा साम्राज्य जो आज सिर्फ खंडरों में बाकी है। आज हम विजयनगर की उसी खोई हुई दुनिया की कहानी जानने वाले हैं, और वो भी उन लोगों की नजरों से जिन्होंने उसे अपनी आंखों से दिखा था। 16वीं सदी में एक पुर्तगाली यात्री थे फर्नाओ नोनेस। उन्होंने विजयनगर के बारे में लिखा था, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। लेकिन आज उसी जगह पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं जो एक गुजरे हुए शानदार दौर की कहानी कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर एक वीरान खंडर कैसे बन गया? यही सवाल हमें इस कहानी की गहराई में ले जाता है। विजयनगर नाम का मतलब है विजय का शहर, और सच में ये जीत का ही शहर था। ये साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 300 साल तक 1336 से लेकर 1646 तक अपनी पूरी शानो शौकत के साथ कायम रहा। उस दौर में ये हिंदू संस्कृति और ताकत का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। तो चलिए इस विजय के शहर की कहानी शुरू से समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे। यहीं पर हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने एक आजाद हिंदू राज्य की नींव रखी थी। और यह सिर्फ एक राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि एक नए सुनहरे दौर का आगाज था। विजयनगर पर एक के बाद एक 4 बड़े राजवंशों ने राज किया। सबसे पहले संगम वंश, जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर आए सालुव, उनके बाद तुलुव और आखिर में अरवीध वंश। ये राजवंशों का लंबा सिलसिला ही बताता है कि ये साम्राज्य कितना बड़ा और टिकाऊ था। अब जो बात सबसे मजेदार है वो ये है कि विजयनगर कितना शानदार था, इसके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी विदेशी यात्रियों के लिखे हुए किस्सों से मिलती है। सोचिए, इटली, फारस और पुर्तगाल से लोग यहां आए, उन्होंने जो देखा उसे अपनी डायरी में लिखा, और आज वही पन्ने हमारे लिए इतिहास का आईना बन गए हैं। तो ये हैं वो लोग जिनकी आंखों से हम विजयनगर को देखने वाले हैं। इटली से निकोलो दे कोंटी, फारस से अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाल से आए नूनेस, पेस और बारबोसा। हाँ, हो सकता है कि उनकी बातों में थोड़ा बहुत उनके अपने कल्चर का असर हो, लेकिन उनके बिना विजयनगर की कहानी अधूरी ही रह जाती। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने आखिर देखा क्या। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने जो लिखा वो हैरान करने वाला है। उनके मुताबिक विजयनगर की सेना में 11 लाख सैनिक थे। जी हां, 11 लाख। ये संख्या उस समय के किसी भी सल्तनत की सेना से कहीं ज्यादा थी। ये साम्राज्य की जबरदस्त सैन्य ताकत को दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इटली के एक व्यापारी थे निकोलो दे कोंटी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि सिर्फ राजधानी में 90,000 ऐसे मर्द थे जो हथियार चला सकते थे। इससे पता चलता है कि वो शहर कितना बड़ा और कितना संगठित रहा होगा। देखिए, ताकत सिर्फ फौज में नहीं थी, दौलत में भी थी। विजयनगर एक बहुत बड़ी व्यापारिक शक्ति भी था। अब्दुल रज्जाक बताते हैं कि साम्राज्य के पास करीब 300 बंदरगाह थे। 300, जहां से मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों का व्यापार पूरी दुनिया में होता था। अब्दुल रज्जाक ने एक और कमाल की बात लिखी। वो कहते हैं, जौहरी बाजार में खुलेआम मोती, हीरे, माणिक और पन्ने बेचते हैं। जरा उस शहर की दौलत के बारे में सोचिए, जहां इतनी कीमती चीजें खुले बाजारों में बिकती थीं। ये दिखाता है कि वहां के लोग कितने अमीर और खुशहाल थे। तो कैसा था ये सपनों का शहर? यात्रियों के मुताबिक राजधानी के चारों ओर पत्थर की 7 मजबूत दीवारें थीं। इन दीवारों के अंदर फलों के बाग, खूबसूरत बगीचे और दुकानें थीं। यहां ब्राह्मणों के लिए बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल थे। त्योहारों के समय मंदिर अनगिनत दियों की रोशनी से जगमगा उठते थे। और हां, खुशबूदार फूलों को खाने जितना ही जरूरी माना जाता था। कमाल की बात तो यह है कि हर तबके के लोग, अमीर गरीब, सब गहने और मोती पहनते थे। वाकई एक सपनों का शहर था। विजयनगर सिर्फ पैसे और ताकत का केंद्र नहीं था। किसी भी महान सभ्यता की असली पहचान उसकी संस्कृति से होती है। तो चलिए अब वहां के समाज, त्योहारों और साहित्य की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ के त्योहार भी बड़े दिलचस्प थे। निकोलो दे कोंटी ने महानवमी के त्योहार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक और त्योहार था होली, जिसमें सड़क पर चलने वाले लोगों पर, यहां तक कि राजा और रानी पर भी केसर का पानी छिड़का जाता था, और सब लोग इसे खुशी खुशी स्वीकार करते थे। और हां, साहित्य का तो यहां बोलबाला था, खासकर महान राजा कृष्णदेव राय के समय में। उनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। मतलब 8 दिग्गजों की तरह मजबूत कवि। खुद कृष्णदेव राय भी एक बेहतरीन कवि थे, और उन्होंने आमुक्तमाल्यदा जैसा मशहूर ग्रंथ लिखा था। लेकिन
कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है, और विजयनगर का अंत वो बहुत ही भयानक था। अब हम उस दिन की तरफ बढ़ रहे हैं जब इस महान साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। वो दिन था 1565 का, और वो लड़ाई थी तालीकोट की। तो ये युद्ध हुआ कैसे? देखिए, मंत्री राम राय ने एक नीति अपनाई थी। वो दक्कन की सल्तनतों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते थे। इससे उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, इन चारों सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ एक जोट बना लिया। जब बीजापुर के सुल्तान ने अपने कुछ पुराने किले वापस मांगे और राम राय ने साफ मना कर दिया, तो बस जंग का ऐलान हो गया। इस लड़ाई को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर की हार के पीछे कई वजहें थी। सल्तनतों के पास बेहतर तोपें थी, ये तो एक बात थी, पर सबसे बड़ा कारण था धोखा। विजयनगर की सेना में ही मौजूद गीलानी भाइयों ने ऐन मौके पर पाला बदल लिया और सल्तनतों से जा मिले। इतिहासकार रॉबर्ट सेवल के शब्द उस तबाही की एक झलक देते हैं। वो लिखते हैं, 5 महीनों तक विजयनगर को एक योजना के तहत लूटा गया। उन्होंने लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। सोचिए, वो बाजार जहां कभी हीरे मोती बिकते थे, वहां अब मौत का सन्नाटा था। वो गलियां जो त्योहारों में केसर के पानी से महकती थीं, वो अब खून और आंसू से सनी थी। ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का, एक सपने का अंत था। विजय का वो शहर हमेशा के लिए राख में मिल गया। तो इस भयानक तबाही के बाद पीछे क्या बचा? चलिए देखते हैं कि विजय के इस शहर की विरासत आज हमें किस रूप में मिलती है। इस एक हार ने विजयनगर की राजनीतिक ताकत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। साम्राज्य बिखर गया और उसकी जगह कई छोटे छोटे आजाद राज्य बन गए। दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। विजयनगर की राजधानी के जो खंडर बचे हैं, उन्हें आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं, और ये जगह आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पत्थर आज भी एक बहुत ही उन्नत, अमीर और ताकतवर सभ्यता की गवाही देते हैं। यहाँ की इमारतों में आपको द्रविड़, दक्कन और इस्लामी तीनों तरह की वास्तुकला का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब एक साम्राज्य गिरता है तो पीछे क्या रह जाता है? क्या सिर्फ पत्थर और खंडर, या फिर एक कहानी, एक विरासत और ये सबक कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती?